नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपनी नेचुरल फार्मिंग चल रही थी उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का अपना कौन सा टॉपिक रहने वाला है साथियों? टॉपिक नंबर 11 रहने वाला है। कौन सा टॉपिक साथियों? टॉपिक नंबर 11। और क्लास नंबर कौन सी रहने वाली है साथियों? क्लास नंबर 7 रहने वाली है, जिसमें अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? ध्यान से समझना, आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेचुरल फार्मिंग में से रटने की आपको जरूरत नहीं होगी। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना किसी भी टॉपिक का, तो वो 4-5 टॉपिक को आपस में कनेक्टेड रहता है। और इस प्रकार से आप जो अपने जो सभी टॉपिक्स है उन सभी के कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और रटने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें देखो साथियों, सबसे पहले अपने को किसके बारे में देखना है? पोषक तत्वों के बारे में। किसके बारे में देखना है? पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। किसके बारे में देखोगे साथियों? पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में देखोगे। अब पोषक तत्व प्रबंधन क्या होता है? इसमें साथियों जैसे फास्फोरस है, जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मोलिब्डेनम है। आप सभी को पता है लगभग 17 पोषक तत्व किसको चाहिए? एक प्लांट को चाहिए। एक प्लांट को कितने पोषक तत्व चाहिए? 17 पोषक तत्व चाहिए अपन, जैसे कि देखते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, ये 17 पोषक तत्व, इसके साथ ही अपन ने बात की थी कि केमिकल फ्री है। केमिकल फ्री है ये फार्मिंग, मतलब इसमें केमिकल्स का क्या नहीं कर सकते हैं? यूज नहीं कर सकते हैं। और जो भी पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे ना, वो किस पर बेस्ड होगी? लाइव स्टॉक बेस्ड होगी। मतलब किसके द्वारा पूर्ति करेंगे? इनकी पूर्ति करेंगे जो अपने जानवर है, जो पशु है अपने फार्म पर, उन्हीं के द्वारा क्या करेंगे? पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। अब देखो, इसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व के लिए किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते? केमिकल यूज नहीं कर सकते, अन्य कोई रिसोर्सेस यूज नहीं कर सकते। अपने फील्ड मतलब अपने ही गांव तक क्या होना चाहिए? गांव तक, फील्ड तक क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। इसके लिए एक कहावत भी है, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो ये समझ में आया आज के टॉपिक के में किसके बारे में पढ़ना है? पोषक तत्वों के बारे में। जितने भी 17 पोषक तत्व हैं, उन 17 पोषक तत्वों को किसको देना है? नेचुरल फार्मिंग में फसलों को देना है। नेचुरल फार्मिंग में कोई अन्य रिसोर्सेज का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही केमिकल का यूज करेंगे। और लाइव स्टॉक बेस्ड अपन क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कंप्लीट करवाएंगे। और आज की क्लास में ऐसे मान लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट अपने जो भी टर्म्स है ना, वो सारी क्लियर हो जाएगी। किस प्रकार से पोषक तत्व देते हैं एक प्लांट को या एक फसल को, किसमें? अपने नेचुरल फार्मिंग में। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपने टॉपिक में अपन पढ़ते हैं जो मृदा में जो पोषण देते हैं, कौन सी फार्मिंग में साथियों? नेचुरल फार्मिंग में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो अपन क्या देते हैं साथियों? पोषण देते हैं। उसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं? बीजामृत देते हैं, जीवामृत देते हैं, कुकुट खाद या अन्य जो अपने जानवर है ना, पशु है अपने खेत में या अपने फार्म पर, अब उनकी क्या देते हैं साथियों? उनकी मेन्यूर। उनके क्या देते हैं? मेन्यूर खेत में देते हैं। तो मुख्यतः क्या क्या देते हैं? बीजामृत देते हैं, जीवामृत देते हैं, कुकुट खाद देते हैं। कि सर ये तो केमिकल है। अरे मेरे साथियों, ये केमिकल नहीं है, ये अपने फार्म पर ही तैयार किया जाता है। किस प्रकार से तैयार होता है, इनमें क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर ज्यादा डिटेल से नहीं पूछ रखा है अपने सिलेबस में बीजामृत जीवामृत को, फिर भी अपन चर्चा करेंगे। इसमें देखो, पौधों के पोषण के लिए जैव उत्तेजक भी आवश्यक होते हैं। मतलब पौधों को, नेचुरल फार्मिंग में प्लांट्स को अगर अपने को क्या देना है? पोषक तत्व देना है। क्या देना है? पोषक तत्व देना है। तो जैव जो उत्तेजक है, क्या है? जैव उत्तेजक क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। कौन कौन से हैं जैव उत्तेजक? बीजामृत आ जाएगा, जीवामृत आ जाएगा, कुकुट खाद आ जाएगा। ये पहले आप लिख लेना हेडिंग डाल के सबसे पहले। सही। इसमें पूछ रखा है अपने टॉपिक में कि अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, अपन न्यूट्रिएंट्स को अपनी नेचुरल फार्मिंग में किस प्रकार से पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा जैव उत्तेजक। जैव उत्तेजक ये 3 है। सही। इनके बारे में आपको पहले याद करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे देखो, जो जैव उत्तेजक का जो यूज करते हैं ना, जैसे बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, इनका यूज से पौधे की सहनशीलता और अजैविक तनाव को
कम करने में वृद्धि होती है। इसके साथ ही अजैविक तनाव कौन से आ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। जैविक तनाव तो कौन से होते हैं, जैविक होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, ये होते हैं ना जो भी सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं। अजैविक कौन से होते हैं, अजैविक अपने आते हैं जैसे तापमान हो गया, मतलब वायुमंडल से रिलेटेड जो भी फैक्टर है, तापमान, वर्षा वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, वो सारे अजैविक में आते हैं। इसके साथ ही यह उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। कौन, जैव उत्तेजक। जैव उत्तेजक क्या है, बीजामृत हुआ, जीवामृत हुआ, ये क्या करते हैं साथियों, ये पौधे की जो उत्पाद है उस उत्पाद की गुणवत्ता को क्या करते हैं, सुधार करते हैं, और कीट और रोग प्रबंधन के में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये अपने क्या हो गए, जैव उत्तेजक। अब अपन देखते हैं कि जो जैव उत्तेजक का अपन उपयोग करते हैं ना पोषक तत्व बढ़ाने के लिए, मिट्टी पोषण बढ़ाने के लिए, तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं, मतलब जो जैव उत्तेजक यूज करते हैं इनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसमें पहला आता है अधिक उपज और विविध फसलें और लागत में कमी। लागत में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह इनसे ही तो इनका निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही आता है अपने, क्या आता है साथियों, अपने आता है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में क्या होगी, इनसे वृद्धि होगी। इसके साथ ही मिट्टी के सेंद्रीय द्रव्य में वृद्धि, वायुमंडलीय जल का उपयोग करके फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को कम करना। इसके साथ ही अपने आता है जलवायु आपदाओं को सहन करने की क्षमता भी क्या होती है, प्रदान होती है इनका यूज करने से। तो ये अपने क्या हुए, जैव उत्तेजक। क्या हुए साथियों, जैव उत्तेजक। इनमें एक बार दोबारा से समझ लेना क्या क्या मैंने बताया है। मिट्टी का पोषण बढ़ाने के लिए क्या क्या होता है, बीजामृत, जीवामृत, कुक्कुट खाद आदि का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, मृदा का पोषण बढ़ाने के लिए। सही। फिर जैव उत्तेजक के लाभ वगैरह अपन ने देखे। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे अगर अपन देखें न, तो जो मिट्टी है, मिट्टी में क्या रहते हैं, अरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रासायनिक खेती जब अपनाते हैं ना, तो उन्हें भोजन नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर रासायनिक खेती अपनाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नेचुरल फार्मिंग में इनकी वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। नेचुरल फार्मिंग में इनकी वृद्धि क्या होती है, अच्छी होती है। अब देखो अपन बात करें कि इनकी आवश्यकता और इनकी रणनीति। देखो, मृदा कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि, मतलब मृदा में कार्बनिक पदार्थ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। मृदा में किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन की। कार्बन से पौधे का महत्वपूर्ण भाग बना होता है। अब देखो, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। अब देखो, फसल प्रणाली के माध्यम से स्व-स्थानीय या खेतों में ही बायोमास उत्पादन, मतलब जो अपने खेत है, खेत में जैसे ये फसल है ना, ऊपरी भाग काट लेते हैं, ये डंठल बच्चा ने इसको क्या कर देते हैं, मृदा में मिला देते हैं, तो वो स्व-स्थानीय मतलब उसी स्थान पर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है बायोमास, जिससे कार्बन प्राप्त हो जाता है। वाष्पीकरण को कम करना या मिट्टी की सतह को का सख्त होना। अब वाष्पीकरण को कम किससे करोगे, मल्चिंग से, आच्छादन या मल्चिंग से क्या करोगे साथियों, जो नमी है मृदा में उसको क्या करोगे, उसका संरक्षण करोगे। मिट्टी के तापमान को कम करना और इसके साथ ही कार्बनिक पदार्थों का बढ़ाना। तो इसमें आता है 365 दिन मृदा आवरण, मतलब मृदा पर एक आवरण रहेगा, तब क्या होगा, मृदा का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके साथ ही मृदा और सूक्ष्म जीवों में जीवन, मतलब मृदा और सूक्ष्म जीवों में जो सूक्ष्म जीव है इनमें जीवन के बारे में बात करें तो मिट्टी में उन्नत जैविक गतिविधि को बढ़ाना। मतलब मृदा में उन्नत जैविक गतिविधि कैसे बढ़ेगी, जब विभिन्न प्रकार की उथली और गहरी जड़ें वाली फसलें जब उगाएंगे। और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में वृद्धि कब होगी, जब जैव उत्तेजकों का यूज करेंगे, जैसे बीजामृत और जीवामृत, क्योंकि ये पशुओं का जो अपशिष्ट है उनसे बनता है, जैसे गोबर की खाद वगैरह। अब गोबर की खाद में क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ज्यादा याद रखने हैं, किस टाइप से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है अगर आएगा तो, पहले ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। इसके बाद में देखो अपने वही आ जाते हैं, जैव उत्तेजक में जीवामृत वगैरह आ जाते हैं,
सही। अब इसके बाद में देखो, मिट्टी की कम जुताई, मतलब मिट्टी की क्या करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, हल्की जुताई या बिल्कुल जुताई नहीं करते हैं। इसके साथ ही मृदा का संरक्षण भी क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। इसको ज्यादा डिटेल से आप मत देखो। अब चलते हैं अपने आगे की ओर। आगे अपने आता है, इसमें एक मैंने कहा था कि एक श्लोक है, एक वाक्य है, इससे रिलेटेड कहावत है, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा गांव में। मतलब इसमें है गांव का पैसा भी गांव में रखना है, शहर का पैसा भी कहां पर लाना है, गांव में लाना है। ये नेचुरल फार्मिंग का क्या है, नारा है। किसका है साथियों, नेचुरल फार्मिंग का क्या है, नारा है। अब इसको समझो भी, गांव का पैसा गांव में कैसे, जैसे मान लो अपने पशु है, पशुओं से अपने जैसे कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज नहीं कर रहे, गांव में जो भी रिसोर्सेस है वो यूज कर रहे हैं, मतलब बाहर का कोई भी चीज नहीं लेकर आ रहे, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह, कोई भी उद्योग वगैरह से। शहर का पैसा गांव में, अपन अपने प्रोडक्ट्स को गांव में ही थोड़े ना बेचेंगे, शहर में भी बेचेंगे, तो शहर का पैसा भी कहाँ आएगा, गांव में। तो ये इसके लिए क्या है, एक श्लोक का, बस ओनली श्लोक को ध्यान रखना है इसमें। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है जीवामृत। क्या आता है साथियों, जीवामृत। जीव अमृत, देखो ध्यान से, बार बार प्रयोग करने के पश्चात में परिणाम निकला कि 1 एकड़ जमीन के लिए 10 किलोग्राम गोबर के साथ में गौमूत्र, गुड़ और इसके साथ ही अपने आता है 2 दले बीजों का आटा, बेसन आदि मिलाकर प्रयोग में लाने से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। मतलब जो जीवामृत है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या क्या यूज में लेते हैं, 10 किलोग्राम गोबर की खाद, इसके साथ ही गौमूत्र, गुड़, 2 दले बीजों का आटा या बेसन, ये मिलाकर जब अपन खेतों में यूज करते हैं ना, तो इससे क्या होता है साथियों, चमत्कारी परिणाम मिलता है। तो देख लो इसकी क्या क्या सामग्री होती है जीवामृत में। इसमें आता है देसी गाय का गोबर, देसी गाय का मूत्र, इसके साथ में अपने आता है गुड़ आता है, बेसन आता है, पानी आता है, पेड़ के नीचे की, जैसे पेड़ के नीचे की मिट्टी क्या रहती है, अच्छी रहती है, वो लाते हैं। ये सारी चीजें एक पात्र में क्या करते हैं, 2 से 3 दिन तक रखते हैं। कितने दिन तक रखते हैं, 2 से 3 दिन तक रखते हैं, और इसको हिलाते रहते हैं। जो ये घोल है इसको हिलाते रहते हैं, और फिर इसके बाद में धीरे धीरे हिलाने का जो प्रक्रम है ना, वो 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन ऐसे बढ़ाते रहते हैं, और उसको हिलाते हैं। उसको पूर्ण रूप से सड़ने दिया जाता है। वो सड़ जाएगा, सड़ने के बाद में किसका निर्माण हो जाएगा, जीवामृत का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा साथियों, जीवामृत का निर्माण हो जाएगा। और इसके साथ ही फिर क्या कर देते हैं साथियों, इसको खेत में अप्लाई कर देते हैं। तो ये अपना क्या होता है साथियों, जीवामृत होता है। क्या होता है, जीवामृत होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से अपने क्या होते हैं, ये जो आपका डंडा दिख रहा है, ये क्या, इसकी सहायता से इसमें जो जीवामृत है इसको क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे जीवामृत के क्या उपयोग है। जीवामृत देखो, जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अकॉर्डिंग 200 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ में देना चाहिए। मतलब 200 लीटर देते हैं क्या, जीवामृत, सिंचाई के पानी के साथ में। और फलों के पेड़ों के पास में पेड़ की दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार रूप से डालना चाहिए। तो ये जीवामृत का क्या हो जाता है साथियों, प्रयोग हो जाता है। इसके बाद में आता है बीजामृत। बीजामृत से क्या करते हैं साथियों, बीजों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। बीजों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इससे इसकी जो राइजोबियम जैसे यूज करते हैं ना, वैसे ही बीजामृत यूज करते हैं। और इससे इसका क्या होता है साथियों, इस का अंकुरण मान लो, इसकी ग्रोथ मान लो, वो क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें देसी गाय का गोबर आ जाएगा 5 किलोग्राम, गौमूत्र आ जाएगा 5 लीटर, चूना या कली 250 ग्राम, और इसके बाद में पानी आ जाएगा 20 लीटर, और खेत की मिट्टी आ जाएगी मुट्ठी भर। तो इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, और क्या बनाते हैं साथियों, इससे बनाते हैं बीजामृत। क्या बनाते हैं, बीजामृत बनाते हैं। और इनको घोलकर कितने घंटे रखते हैं, 24 घंटे तक रखते हैं। और
और फिर दिन में 2 बार लकड़ी से क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं। फिर बीजों को क्या कर देते हैं, बीजों को इसको उपचारित करके फिर छाया में सुखाकर क्या कर देते हैं, बीजों को बो देते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे एक और आता है घन जीवामृत। क्या आता है, घन जीवामृत। घन जीवामृत 100 किलोग्राम गोबर की खाद आ जाएगी, और इसके साथ ही 1 किलोग्राम गुड़ आ जाएगा, 2 केजी दलहन का आटा आ जाएगा, 1 मुट्ठी खेत की मिट्टी आ जाएगी, और थोड़ा सा क्या आ जाएगा, गौमूत्र आ जाएगा। इसको आपस में क्या करते हैं, अच्छी तरह से मिलाते हैं, और इसको क्या करते हैं, आपस में गूंथते हैं। गूंथने के बाद में ताकि उसका हलवा लड्डू जैसा गाढ़ा बन जाना चाहिए वो पेस्ट, और उसे 2 दिन तक बोरे से ढक कर रखें और थोड़ा पानी का छिड़काव दे। बाद में इसे घना बनाए। उसके जो लड्डू है जो बनाए थे अपन ने एक पेस्ट के रूप में, अब इस घन जीवामृत को, लड्डू को कपास, मिर्च, जो अपने टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, भिंडी है, सरसों के बीजों के साथ में भूमि पर रख दे और उसके ऊपर सूखी घास डाल दे। अब यदि आपके पास में ड्रिप सिंचाई है तो घन जीवामृत के ऊपर सूखी घास डालकर डीपर से पानी डाले। किससे, डीपर से क्या डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए। इस प्रकार से इस घन जीवामृत का भी किस में यूज करते हैं साथियों, अपने खेत में यूज करते हैं। अब अपन बात करें कि इसमें अपन बात कर रहे थे बाहर से कोई भी नहीं लाते हैं उर्वरक वगैरह, जो अपने खेत है, खेत की चीजों का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब खेत में अपने फार्म होता है, फार्म पर पशु होते हैं, पशुओं में गाय का और ये भैंस का, इनका अन्य का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर किसका करते हैं, गाय का। तो जो देसी गाय है, देसी गाय इसमें क्या करती है, बहुत ही अपनी भूमिका निभाती है। अब अगर बात करें ना अपन कि ये पोषक तत्व में देसी गाय का जो गोबर है या देसी गाय बहुत ही क्या निभाती है, अपनी भूमिका निभाती है। कैसे, यह है कृषि मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित होती है, और देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कितने होते हैं, 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जबकि विदेशी गाय के 1 ग्राम गोबर में केवल 78 लाख सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब देसी में 300 से 500 करोड़ क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब किस ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इससे क्या फायदा साथियों, फायदा इसी से है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मान लो, फॉस्फोरस को अवेलेबल फॉर्म में मान लो, यही तो चेंज करते हैं उसको। जैसे अपन बात करें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन था, नॉन सिम्बायोटिक था, ये किसके द्वारा होता, ये किसके द्वारा हो रहा था, अपन ने पढ़ा था पहले। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में जब अपन ने पढ़ा तो ये किसके द्वारा होता है साथियों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो साइकिल चलते हैं, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इसमें क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव अपनी भूमिका निभाते हैं। देखो, देसी गाय के गोबर में मूत्र की महक से केचुए भूमि की सतह पर आ जाते हैं। मतलब जो देसी गाय का जो गोबर है ना, इसकी महक से क्या आ जाते हैं, जो अपने जो भी केचुए हैं, केचुए क्या आ जाते हैं, केचुए आ जाते हैं सतह पर, भूमि की सतह पर आ जाते हैं। देखो, अब की भूमि की सतह पर आ गए तो भूमि की सतह पर आने से क्या फायदा, भूमि की सतह पर आने से ये फायदा है साथियों, आप सभी को पता है केचुआ क्या करता है साथियों, केचुआ मृदा की दशा को क्या करता है, सुधारता है। केचुआ मृदा को भुरभुरी बनाता है। कैसी बनाता है, भुरभुरी बनाता है। उसकी फिजिकल कंडीशन को कैसे करता है, सुधारता है। उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है साथियों, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद में देखो सतह पर आ जाता है और भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। भूमि को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। ये मिट्टी को या गोबर की खाद, जो गाय का गोबर है नहीं, इसको खाकर वर्मी कंपोस्ट के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि एक बेहद पोषक तत्वों का क्या है, भंडार है। इसके साथ में ही बात करें, भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। 16 तत्व हमारे पौधे के विकास के लिए उपयोगी हैं, और इन 16 पोषक तत्वों को पौधे भूमि से लेकर अपने शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पौधे
पौधे इन 16 पोषक तत्वों को जो गाय है, गाय के गोबर से यूज करके अपने शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसलिए देसी गाय प्राकृतिक कृषि का मूल क्या है, आधार है। तो इसको आप ध्यान रखना, प्रिंसिपल्स में भी लिख सकते हो इसको, जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, उनमें भी इसको आप लिख सकते हो। तो ये अपने देसी गाय के बारे में आपको समझ में आया कि ये पोषक तत्व प्रदान करने में क्या करती है, बहुत अपना योगदान देती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है जीवामृत कैसे एक कल्चर है, मतलब जो जीवामृत अपन बात कर रहे थे वो एक कल्चर कैसे है। तो साथियों आपको बता दो कि अब आप सोचने लगे होंगे कि जीवामृत यदि इतना ही चमत्कारी परिणाम देने वाला है तो क्या यह फसलों की जड़ों में दिया जाने वाला कोई खाद है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवामृत किसी भी पेड़ पौधे को दिया जाने वाला कोई खुराक नहीं है। यह तो असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं का एक विशाल भंडार है। क्या है, सूक्ष्म जीवों का क्या है, विशाल भंडार है। और ये सूक्ष्म जीव भी क्या करते हैं, ये पौधे को क्या करते हैं, ये पौधे को पोषक तत्व देते हैं। क्या देते हैं, पोषक तत्व देते हैं। क्योंकि मृदा में, वायुमंडल में क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसको अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक था, अपना क्वेश्चन था। इसके बाद में अपन चले आगे की ओर। आगे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें है कि साथियों पौधे हैं, अपने के पास में क्या है, पौधे हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को प्राकृतिक खेती में कैसे मिलता है इनको। साथियों एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें पीएसवी के बारे में बात की थी, फॉस्फोरस गोलक बैक्टीरिया, सही। इसके साथ ही अरबिस्कुलर माइकोराइजा, इसके साथ में ही राइजोबियम, एजोला, ये क्या थे साथियों, ये प्राकृतिक ही तो थे। इनके बारे में बात करें, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, सही। इनके बारे में बात करें तो फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया है, अरबिस्कुलर माइकोराइजा है, अरबिस्कुलर माइकोराइजा है। तो ये क्या है साथियों, ये क्या करते हैं, ये करते हैं जो फास्फोरस है, जैसे फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया मानने या अरबिस्कुलर माइकोराइजा माने, तो ये क्या करते हैं साथियों, ये जो अपने फास्फोरस है ना, उस फास्फोरस को क्या करते हैं, अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऐसे ही राइजोबियम आ जाएगा, एजोस्पिरिलम, और भी बहुत सारे क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। ये क्या है, नॉन सिम्बायोटिक है, ये सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक कैसे है कि ये जो नाइट्रोजन है स्वतंत्र रूप से उसको कंबाइंड फॉर्म में या अवेलेबल फॉर्म में पौधे को क्या करती है, अवेलेबल करवाती है। इसमें जैसे आ जाएंगे नाइट्रोबैक्टर आ जाएगा, नाइट्रोसोमोनास आ जाएगा, इसके साथ में ही एजोस्पिरिलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एजोस्पिरिलम आ जाएगा। एजोस्पिरिलम क्या होता है साथियों, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, पर स्वतंत्र रूप से रहकर, स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये भी एक इसका है, ये भी अपने एक जो नेचुरल फार्मिंग है उसका ही पार्ट है, पोषक तत्व अवेलेबल करवाने का। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे और अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि नाइट्रोजन को और किस किस प्रकार से दे सकते हैं। देखो नाइट्रोजन एक एकड़ तो देनी है ना, तो पार्थेनियम घास कितनी लेते हैं, 5 केजी, पानी लेते हैं 25 लीटर, फिटकर लेते हैं 25 ग्राम। इनको आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं और 15 से 20 दिन तक किसी पात्र में रख लेते हैं और 200 लीटर पानी लेकर और इसका घोल बनाकर आपस में, और घोल बनाकर क्या करते हैं, इसका छिड़काव कर देते हैं। और छिड़काव करने के बाद में नाइट्रोजन की क्या और हो जाती है, पूर्ति हो जाती है 1 एकड़ के लिए। तो ये नाइट्रोजन हो गया। इसके अलावा दूसरा अगर बात करें नाइट्रोजन के लिए तो देसी गाय का गौमूत्र आ जाएगा, गोबर आ जाएगा और गाजर घास आ जाएगी। देसी गाय का गौमूत्र 25 लीटर यूज में लेते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, और 5 केजी क्या लेते हैं, 5 केजी गाजर घास लेते हैं, किसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 15 से 20 दिन तक किसी पात्र में इन दोनों को क्या कर देते हैं, आपस में रख देते हैं, फिर 200 लीटर पानी में मिलाकर क्या कर देते हैं, सिंचाई के साथ में खेत में दे देते हैं। तो इसे नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। इसके बाद में है फास्फोरस की पूर्ति है तो पोषक तत्व प्रबंधन। फास्फोरस के लिए क्या करेंगे, 3 ग्राम सफेद मिट्टी या जिप्सम क्या करते हैं, जिप्सम को खेत में मिला देते हैं और सिंचाई के साथ में दे दिया जाता है। या तो सिंचाई के साथ में दे देंगे या कहां पर दे देंगे, या खेत में मिला देंगे, मतलब जिप्सम का यूज
करते हैं, मुख्यतः किसका यूज करते हैं, जिप्सम या सफेद मिट्टी का यूज करते हैं फास्फोरस की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट बात करें तो प्राकृतिक फास्फोरस बनाने की विधि, मिट्टी 40 केजी लेते हैं, नीम या सरसों की खली कितनी लेते हैं, 10 केजी, जिप्सम 2 केजी, केला 2 केजी और गाय का गोबर 10 केजी और दही या छाछ 2 केजी और गुड़ कितना लेते हैं, 2.5 केजी लेते हैं। इन सभी को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं और फिर पानी का छिड़काव करते हैं, 10 दिन के लिए रखते हैं, फिर 100 लीटर पानी में मिलाकर इनका क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद में पोटास की पूर्ति के लिए बेलपत्र या क्या लेते हैं, कच्चा केला लेते हैं, गुड़ लेते हैं, पानी लेते हैं, इन सभी को आपस में मिलाते हैं और एयर टाइट पात्र में रखकर 3 माह के लिए रखते हैं, फिर 2 लीटर में मिलाकर और इसका क्या कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। तो ये पोटास की क्या हो गई, पोटास की पूर्ति हो गई। तो इस प्रकार से अपने पोषक तत्वों की क्या हो जाती है साथियों, पूर्ति हो जाती है नेचुरल फार्मिंग में बिना किसी अदर इनपुट का यूज करते हुए। अब देखो किस प्रकार से आपको लिखना है वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। पीडीएफ कहां मिलेगी सर, पीडीएफ आपको मिलेगी साथियों अपना जो ऐप है ना ब्राइट एग्रो क्लासेस का, उस पर मिल जाएगी। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उन पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या इसके साथ ही लिंक मिल जाएगी ऐप की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो इसमें सबसे पहले किस प्रकार से आपको लिखना है, अब मैं बता देता हूं, बता तो दिया ही वैसे वहां पर, तो अब एक बार दोबारा से बता देता हूं किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर पूछेगा कि प्राकृतिक खेती में, प्राकृतिक खेती में पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार से करें। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे साथियों, सबसे पहले लिखोगे कि प्राकृतिक खेती क्या है, प्राकृतिक खेती के बारे में लिखोगे। इसके बाद में बहुत सारी चीजें आपको लिखनी है। इसमें पहले क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे जैसे जीवामृत आ जाएगा, देसी गाय का गौमूत्र आ जाएगा, गोबर की खाद आ जाएगी, गौमूत्र आ जाएगा, गोबर की खाद आ जाएगी, इसके साथ ही सहजीवी बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, घन जीवामृत आ जाएगा। मतलब जो भी अपन ने बात की है ना वो सारे नाम लिखने हैं एक चार्ट के तौर पर। ये लिखने के बाद में आपको नंबर 1 से लगाकर जो भी मैंने मेन चीजें बताई ना उनका क्या करना है, उनका वर्णन करना है कि किस प्रकार से पोषक तत्व मिलते हैं नेचुरल फार्मिंग में, किस प्रकार से अपन पोषक तत्व दे सकते हैं, किस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं। आई होप आप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है। अगर नहीं करोगे तो ये YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी अगर देखें ना तो YouTube पर बहुत कम रेस्पॉन्स है आपका वीडियो पर। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए ताकि सभी को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।